हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए आज हम लोगों ने मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और टॉप 10 जैसा आप देख रहे हैं अरिथमेटिक क्वेश्चंस विद शिवा सर। तो आज हम लोग 10 की मार्क करेंगे, 10 सवालों को देखेंगे और ये इन सवालों में मैंने रेशियो, परसेंटेज, एलिगेशन का भरपूर यूज़ किया है। तो इन 3 चैप्टरों का यूज़ करके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर आगे चल के हम लोग प्रॉफिट लॉस, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के सवालों को भी देखेंगे। 3-3 चैप्टर्स करके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 सवालों से हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहले तो कॉपी पेन के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद से बनाने की कोशिश करना है। जब ना बने देन तब वीडियो देखिएगा आप। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है ये कि एक कार बनाने में 3 प्रकार के खर्च होते हैं। पहला कच्चा सामान, दूसरा मजदूरी खर्च, तीसरा अन्य खर्च। इन खर्च का अनुपात 4-3-2 है। पहले वाला खर्च 10% बढ़ जाता है, दूसरा वाला खर्च 8% बढ़ जाता है, तो तीसरा खर्च 5% कम हो गया हो तो कार की कुल कीमत पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए क्या फर्क पड़ेगा यानी परसेंटेज में क्या फर्क पड़ेगा। तो जब भी आपको परसेंटेज में फर्क फाइंड करना हो तो कांस्टेंट वैल्यू की कोई नीड नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। और आंसर हमारे सारे किसमें है, परसेंटेज में। तो इसलिए इस सवाल में ये दिया भी नहीं गया है कि टोटल कार की कीमत क्या थी और किस तरह से उस पर खर्च थे। रेशियो दिया है और रेशियो से हम सवाल को बना लेंगे। रेशियो भी वेरिएबल होता है, परसेंटेज भी एक वेरिएबल नंबर ही है। तो वेरिएबल से वेरिएबल को फाइंड आउट आसानी से किया जा सकता है। देखेंगे आप इस सवाल को, समझेंगे फिर आप समझ पाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं। जरा समझना इधर देखिए, 3 प्रकार के खर्च हैं आपके पास और वो 3 प्रकार के कौन से खर्च हैं समझना जरा। पहला खर्च है कच्चा सामान। तो आपने यहां पर लिखा कि पहला खर्च है कच्चा सामान, कच्चा सामान, रॉ मटेरियल। दूसरा खर्च क्या है, दूसरा खर्च है आपका मजदूरी खर्च, मजदूरी का खर्च है। और तीसरा क्या है, अन्य खर्च है, अदर एक्सपेंसेस है। तो इनको मिला के यदि देखा जाए इनका रेशियो, तो रेशियो है 4:3:2। तो टोटल खर्च कितना है, 9 यूनिट। क्लियर, इनको ऐड करेंगे तो 9 यूनिट है टोटल खर्च। ये है टोटल खर्च, टोटल एक्सपेंसेस। अब देखिए पहले वाला खर्च कितने परसेंट बढ़ गया है, 10% बढ़ गया है। तो यदि कोई चीज बढ़ेगी तो आपको लेना है पॉजिटिव, उस वैल्यूज को पॉजिटिव लेना है। यदि कोई चीज घटेगी तो आपको उसको लेना है निगेटिव लेना है। ये बात ध्यान रखनी है। तो पहला खर्च 10% बढ़ रहा है तो इसमें आपको +10 का गुणा कराना है। और ये 9 कैसे हुआ था, जब ऐड किए थे तभी तो 9 हुआ था। तो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, यानी कि 4 + 3 + 2। क्लियर। और दूसरा खर्च क्या हुआ, 8% बढ़ गया तो प्लस का 8। तीसरा खर्च क्या हुआ, 5% कम हो गया तो -5। ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, मान लेते हैं x% का फर्क पड़ा। तो ये 40 और ये 24, ये 10 बराबर 9x के। यहां से आप देखोगे तो 54 है, 54 से ये देखिए ये 64 हो जाएगा, 64 से 10 चला जाएगा 54। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, आप अच्छे से जानते हो, 6 आ जाएगा। प्लस का 6 है तो 6% का इंक्रीमेंट होगा, 6% का इंक्रीमेंट होगा। यहां पर हो सकता है घटा बढ़ा नहीं लिखा है, तो 6% क्या हो जाएगा, नेट जो है कीमत तो बढ़ जाएगी। प्लस का आई है तो बढ़ जाएगी। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए सेकंड समझते हैं। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 180 रुपए को 66 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया है। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात ये दे रखा है 5:4 तथा एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात ये दिया है। तो पुरुषों की संख्या बतानी है आपको। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जैसे हम आपसे ये कहें कि हमने जो है अपने गांव के जितने भी पुरुष हैं, उनके लिए मैंने बजट बना के रखा है कि 10,000 रुपये हम खर्च करेंगे, 10,000 खर्च करेंगे। और पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं हमारे गांव में 100। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि पुरुष हैं टोटल हमारे गांव में 100, कुल पुरुष कितने हैं हमारे गांव में, 100। और कुल खर्चा हमने करने का कितना निर्णय लिया है, कुल खर्च करने का हम पुरुषों पर निर्णय लिए हैं 10,000 का। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे पूछें कि एक आदमी पर आप कितना खर्च करने का निर्णय लिए हैं, एक आदमी पर 100 रुपए खर्च करने का निर्णय लिए हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 100 रुपए प्रति पुरुष
खर्चा करने का निर्णय लिया गया है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये एक पुरुष पर की गई खर्च की गई राशि लिखी है 100 रुपए। तो एक पुरुष पर खर्च की गई राशि निकलती कैसे है? कुल खर्च बटे कुल पुरुष। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे? तो हमको यहां पर यही पूछा गया पुरुषों की संख्या क्या है। तो जबकि कुल कितने जितने भी पुरुष हैं, देखिए यहां पर लिखा है सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात दे रखा है। तो भाई मेरे कुल राशि का अनुपात दे रखा है और जितनी मेल को मिली है और जितनी फीमेल को मिली है। तो मेल को कितनी मिली है? 5, फीमेल को कितनी मिली है? 4। और एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि, एक पुरुष एक महिला को मिलने वाली राशि मतलब प्रत्येक पुरुष और महिला को मिलने वाली राशि, एक मतलब प्रत्येक मेल या फीमेल को मिलने वाली राशि क्या दे रखी है? तो देखिए प्रत्येक कैंडिडेट को मिलने वाली राशि, प्रत्येक मेल को राशि मिली है 3 यूनिट और प्रत्येक फीमेल को राशि कितनी मिली है? 2 यूनिट। तो अब आप मुझे बताओ कुल राशि, जैसे मैं आपसे कहूं कि हम जो है 1000 रुपये खर्च करना चाह रहे हैं, कुल पैसा कितना खर्च करना चाह रहे हैं? 1000। बात को समझना जरा। और हर एक कैंडिडेट को हम 10 रुपए देना चाह रहे हैं, हर एक कैंडिडेट को, प्रत्येक कैंडिडेट को हम 10 रुपए देना चाह रहे हैं। इसका मतलब कैंडिडेट कितने हैं? 100 कैंडिडेट हैं, या 100 कैंडिडेट हैं, 10-10 सभी को दोगे, 1000 खर्चा हो जाएगा। ऐसे भी आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात को समझना जरा यहाँ से। अब आप मुझे बताओ इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10:6। कितना आ जाएगा? 12। 10:12 का मतलब क्या होता है? 5:6। 5:6 ये क्या है? ये है नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट का रेशियो आपको मिल गया। और हमारे हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आ चुके हैं? नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल 5, 6, 11। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 66। 11 की वैल्यू 66 है तो 1 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू 30 है, 6 की वैल्यू 36 है। तो पूछा है पुरुषों की संख्या, तो पुरुष कितने आ चुके हैं? 30 पुरुष आ चुके हैं, यानी ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप बात को समझ पाए होंगे। क्लियर? ये बनाओ। देखिए सबसे पहले प्रयास आपका यही होगा कि विदाउट कॉपी पेन आप सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें। इस सवाल में क्या है कि 2 पुरुषों में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है और ये है पहले मिश्रण के 65 लीटर को दूसरे वाले मिश्रण के कितने लीटर के साथ मिलाएं कि दूध और पानी का अनुपात ये हो जाए। देखो आप पहले बात को समझो। आपके पास 2 कंटेनर में मिल्क एंड वाटर है और वो किस रेशियो में? 3:5 में, 3:5। और दूसरा क्या है? 11:5। ठीक है, 11:5 ये है। उन्होंने कहा है इससे है ना, पहले वाले मिश्रण के 65 लीटर लिया। इन्होंने पहले वाले को क्या लिया? 65 से। दूसरे वाले को पता नहीं क्या रेशियो लिया है, लेकिन जो थर्ड है जहाँ पे इसको मिला रहे हैं उसमें पता है, दिया है कि उसका अनुपात इनको कितना करना है? 5:7 करना है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि सेकंड वाले से आपने कितनी क्वांटिटी ली है, ये आपको बताना है। क्लियर? तो अब आप क्या करोगे? अब एक चीज देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड को इसमें मिलाना है। एलिगेशन लगाइए आप, तो किस रेशियो में मिला है, यानी दर बतानी, और दर बताने के लिए एलिगेशन लगाते हैं। तो यहाँ से ये रेशियो की क्वांटिटी कितनी आएगी? 3/8। इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी? 11/16। और इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी? 5/12। क्लियर? एक काम करते हैं, 48 से सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे ये वैल्यू इजी हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये 12 चौक 48 हो गया, 16 तिहाई 48 हो गया, 8 छंग 48 हो गया। तो जब आप इस नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर देख के बता पाएंगे क्या? देखिएगा यहाँ कितना आ चुका है? ये आ चुका है 18 आपके पास, ये आ चुका है 18, ये आ चुका है 33 और ये आ चुका है 20। 18 और 33 के बीच में ही 20 आता है। इधर आ चुका है 13, इधर आ चुका है 2। इस 13 का मान सवाल में 65 दे रखा ऑलरेडी, आप देख पा रहे हैं 65। तो 1 का मान 5 आ चुका है, 1 का मान 5 आ चुका है तो इसमें भी 5 का गुणा होगा, तो दूसरी तरह की क्वांटिटी होगी 10। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? एलिगेशन का यूज करके आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? ये देखिए इसको कैसे बनाएंगे कि एक बेईमान दुधिया 10 रुपए प्रति लीटर से कुछ दूध खरीद कर लाता है और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है और उसे 12 रुपए प्रति लीटर से बेचता है, तो 30% का क्या होता है? लाभ होता है। तो उसने कितना दूध खरीदा था? मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। देखो 10 रुपए में वो दूध खरीद कर लाया
और उसने बेचा कितने में, 12 में बेचा। तो कोई 10 की चीज 12 में बिक रही है, इसका मतलब यहां से दूध का प्राइस बढ़ाकर उसने 20% गेन कर लिया है। 10 की चीज यदि 12 में बेची जा रही है, 10 की चीज यदि 12 में बिक रही है, इसका मतलब 2 का फायदा 10 पे तो 100 पे कितने का, 20% का, यानी 20% का तो वो प्राइस इंक्रीज करके प्रॉफिट गेन कर रहा है। यानी वो मिल्क का प्राइस इस बार 100% नहीं 120% डिसाइड कर रहा है, लेकिन उसका टारगेट है कितने परसेंट प्रॉफिट गेन करने का, 30%। तो 20% प्रॉफिट उसने मिल्क का प्राइस बढ़ा के गेन कर लिया, तो बाकी का भाई मेरे 10% प्रॉफिट कहां से गेन करेगा, पानी मिला के, मिलावट करके। इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी जो मिला है उसमें वो 10% पानी मिला है, क्योंकि बाकी का 10% उसको प्रॉफिट मिल रहा है मिल्क का। बाकी का 10% कहां से प्रॉफिट मिलेगा, पानी मिला के। 20% प्रॉफिट कहां से लिया, मिल्क का प्राइस बढ़ा के। तो अब आप यहां से देखेंगे रेशियो कितना है, 112 का। और हमारे पास यहां पर देखेंगे कि उसने सवाल में दे रखा है 5 लीटर पानी मिलाया है, यानी 1 का मान 5 है, तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 60। टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी होगी, क्योंकि हमसे पूछा था कितना दूध खरीदा था, दूध खरीदा था उसने 60 लीटर। मुझे लगता है एक बार सवाल को फिर से आपको बता देना चाहिए, एक बार फिर से आप इस सवाल को देख सकते हैं कि क्या था सवाल। देखिएगा जरा, समझिएगा बात को। देखिए 10 रुपये लीटर प्रति दर से दूध खरीद कर लाया है, लेकिन उसको वो बेच रहा है 12 रुपये प्रति लीटर से। तो यानी कि यहाँ से उसका प्रॉफिट कितना है, यहाँ से प्रॉफिट मिला उसको, मिल्क का प्राइस बढ़ाकर प्रॉफिट मिला 20%। यहाँ से प्रॉफिट आपने देख लिया 20%, इसका मिल्क का मतलब है मिल्क का उसने जो प्राइस इंक्रीज किया है 20%, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना लेना है, 30% का। तो बाकी का जो 10% है, बाकी का जो 10% है वो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, वाटर से। तो जितना वाटर का परसेंटेज होगा वही प्रॉफिट का परसेंटेज होगा, ये बात समझ लो। क्लियर। तो यहां से ये आ चुका है, रेशियो निकालेंगे 1 और 12 का रेशियो आ जाएगा। 1 की वैल्यू 5 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, खत्म। समझ आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो जरा, इस सवाल में कहा है एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात इतना है, हमने उसमें कुछ दूध मिलाया और अनुपात ये हो गया, फिर हमने 18 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात ये हो गया। प्रारंभ में कितना दूध खरीदा गया था। पॉज करेंगे वीडियो को, क्योंकि आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है देन, तो आपको यहाँ पर हमें रुकने की जरूरत नहीं है, पर आपको उसको पॉज करके ही लगाना है। खुद से ट्राई करो, देखो लगा पा रहे हो या नहीं। मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दे रखा है सवाल में, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 3:8। क्लियर। कहा है उसमें हमने कुछ दूध मिलाया। देखिए दूध हमको पता नहीं कितना मिलाया, मैंने कहा x लीटर दूध मिलाया, तो अनुपात कितना हो गया, 5:4 हो गया भाई। 5:4 कर दो आप अनुपात को। फिर हमने क्या किया, 18 लीटर उसमें पानी मिलाया। लीजिए 18 लीटर पानी फिर से मिला देते हैं। अब रेशियो क्या हो गया, तो अब रेशियो हो गया 4:5। क्लियर। अब रेशियो हो गया 4:5। पूछा गया प्रारंभ में कितना दूध मिलाया गया था। अब आप एक चीज मुझे बताइए, यहाँ से आपसे पूछा गया प्रारंभ में कितना दूध मिलाया गया, मतलब इस x का मान बताना है, यही तो मिलाया गया प्रारंभ में। कैसे सॉल्व करें इस सवाल को, सबसे पहले ऐसे सवालों की कैलकुलेशन हमेशा लास्ट से करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से कि क्रॉस प्रोडक्ट आप लगाइए। ये जो 18 आपने लिखा है, यानी ये जो 5-4 है, ये 4-5 है, तो इसके नीचे आप 18 लिखिए, इसके नीचे 0 लिखिए। बहुत सारी वीडियो बनाए, आप उनको वीडियो को देखिएगा जरा। ये है 25, ये है 16, डिफरेंस कितने का, 9 का, बहुत अच्छे से जानते हो। ये तो 0 हो जाएगा। 9 की वैल्यू 72 है, 1 की वैल्यू 8 आ गई, 1 की वैल्यू 8 आ गई, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 40 और 4 की वैल्यू आ जाएगी 32। यहाँ 32 है तो यहाँ भी 32 होगा, जो कि 8 का मान है, 1 का मान 4 है, तो 3 का मान 12 है। 12 से कोई चीज यदि 40 हो रही है, इसका मतलब 28 लीटर उसमें मिलाई जा रही क्वांटिटी। तो इस तरह से आप इसका आंसर सी ऑप्शन राइट कर सकते हैं बहुत जल्दी। और इस तरह के बहुत सारे सवाल मैंने करवाए हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो एक बार जाके वीडियो जरूर देख लेना। चलो इधर देखो, एक घोल में 18% नमक है, इनमें से 25 केजी पानी उड़ा दिया गया। अब उसमें नमक की मात्रा 24% रहेगी, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था, कैसे करोगे। देखिए इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों में से जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। जरा समझना बात को कि एक घोल में 18% नमक है भैया, ठीक है, नमक में 18% मतलब घोल में 18% नमक है। इनमें से 25 केजी पानी उड़ा दिया गया। उड़ाया क्या जरा गया ये बताओ, उड़ाया क्या गया है, पानी उड़ाया गया है, नमक तो उड़ाया नहीं गया।
नमक तो जितना पहले था उतना बाद में भी है, यानी इस सवाल में जो कांस्टेंट है, जो नियत है, वो क्या है? नमक। जो बराबर है, जो कांस्टेंट है, वो क्या है? नमक। तो आप उस नमक का परसेंटेज का रेशियो निकाल लो, रिवर्स कर दोगे टोटल का रेशियो निकल आएगा। तो आपने कहा भाई 18% यहाँ पर नमक है, तो भाई पहले 18% नमक था, बाद में आपको नमक करना है 24%, तो नमक का रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा? नमक का रेशियो आ जाएगा 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, तो टोटल यानी कुल मात्रा का क्या रेशियो आ जाएगा? 4 और 3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों रिवर्स कर रहे हैं, ये बहुत हमने डिटेल में बातें बताई हैं। तो अब आप देखिए क्वांटिटी टोटल कितनी कम हुई है? 1 यूनिट, यही 1 यूनिट का मान बताना है, जबकि इस 4 यूनिट का मान सवाल में क्या दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। 4 यूनिट का मान पूछा गया है, 1 यूनिट का मान दे रखा है, कह रहा है इसमें से 25 केजी पानी उड़ा दिया गया। हमारे हिसाब से पानी उड़ा है 1 का मान 25 है, तो 4 का मान 100 केजी हो जाएगा, क्योंकि 4 है टोटल पहले। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अब आप देखिए कितना टाइम लग रहा है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं ये सवाल। देखो कांस्टेंट क्या है ये बताओ, पानी उड़ रहा है, नमक तो वही है ना, नमक का रेशियो बताओ कितना है? पहले नमक कितना है? 18%, बाद में नमक कितना हो रहा है? 24%। नमक का ये रेशियो है, तो नमक का रेशियो कितना है? 6 18, 6 चौक 24, 3 4 का रेशियो है, तो कुल मात्रा का रेशियो बताओ कितना हो जाएगा? कुल मात्रा का रेशियो कितना हो जाएगा? 4 और 3 हो जाएगा। क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ? इसका नमक का रिवर्स करके कुल मात्रा कैसे निकलना, ये सारी बातें हो चुकी हैं। 1 का मान हमको बताना है, नहीं 1 का मान दिया गया, ये 25 केजी नमक पानी उड़ रहा है ना, तो 1 का मान 25 है, तो 4 का मान कितना आ जाएगा? 100 केजी आ जाएगा। फाइनली ये आंसर राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर? इस सवाल को देखेंगे, कहा एक व्यक्ति की आय 2000 से बढ़ जाती है और आयकर की दर 14 से 12% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। इन दोनों परिस्थितियों में 20% आयकर मुक्त है। इस व्यक्ति की वर्तमान आय क्या है? देखिए दोनों परिस्थितियों में 20% आयकर मुक्त है, इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट सवाल पे नहीं पड़ेगा। यानी दोनों कंडीशन में जो आपकी इनकम है, जो इनकम का 80% है, उस पर ही हम टैक्स देंगे। तो ठीक है, दोनों परिस्थितियों में 80% पे देंगे तो 80 कट जाएगा। तो टैक्स का जो रेट है वो कैसे इंक्रीज हुआ है? 14 से 12 हो गया, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ है। तो इसका रेशियो कितना है? 7 और 6। यदि टैक्स रेट का रेशियो ये है तो इनकम का रेशियो 6-7 होगा। हमारे हिसाब से इनकम 2000 बढ़ी है, इनके हिसाब से 1 बढ़ी है, 1 की वैल्यू 2 है, तो पहले इनकम थी 12000 और अब इनकम है 14000। तो अब इनकम पूछी है, तो पूछा है कि वर्तमान इनकम, यानी अब ये है वर्तमान, यानी 14000 सवाल का राइट आंसर है। देखिए 80% यहाँ भी निकालोगे, 80% यहाँ भी निकालोगे कि 20% आयकर मुक्त, तो कट जाएगा, इसका कोई रोल नहीं आएगा। तो आप एक चीज देख रहे हो, रेशियो को रिवर्स करके हम किस तरह से वैल्यूज निकाल रहे हैं। मैं आपको एक यहाँ पर फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि मान लीजिए 2 नंबर ए और बी हैं, इनका यदि रिजल्ट कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट है, यदि ए का रेशियो x/y है, तो मैं आपको बता दूं b का रेशियो y/x होगा। ये बात ध्यान रखो, रिवर्स होगा। ये नंबर इसका पक्का क्या होगा? रिवर्स होगा। यदि इनके इनका प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट है, प्रोडक्ट कभी नहीं बदल रहा है दोनों कंडीशन में, तो पहली कंडीशन में यदि ए और बी जो होगा उसका रिवर्स कर देना, तो वो दूसरी कंडीशन में ये b का मान निकल आएगा। मेरी बात समझ आ रहा है? यदि a का मान x/y है तो b का मान y/x होगा, रिवर्स करके निकल के आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे ये सवाल देखिए, ये नाव धारा का सवाल आ गया हमारे पास कि एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध प्रवाह जाती है, 36 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है, तो कुल 6 घंटे लगते हैं। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रति घंटा के विरुद्ध प्रवाह जाए और 24 किलोमीटर अनुप्रवाह जाए तो 6.5 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या है? देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पर 24 किलोमीटर कैसे जा रही? धारा के विरुद्ध जा रही है, यानी 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जा रही है, और 36 किलोमीटर जा रहे हैं धारा के अनुरूप, तो इनको लगते हैं 6 घंटे। यही उल्टा हो जाए, 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाए और 24 किलोमीटर धारा के अनुरूप जाए, तो लगते हैं 6.5 घंटे। तो देखिए इसको आप शिफ्टिंग मेथड से करिए, ज़्यादा सही रहेगा, या फिर आप इसमें ऐसा समझ लीजिए कुछ। देखिए कैसे,
इस सवाल को करने का और भी एक तरीका है। इस सवाल को करने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर x और y की कोई वैल्यू लेट कर लो। तो मैंने कहा यार x प्लस वाई की वो वैल्यू हम लेट करते हैं जो 36 और 24 से, जिसमें 36 और 24 का भाग पूरा पूरा चला जाए। मैंने कहा 12 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। यदि 12 मानेंगे तो यहाँ 12 रखोगे 3 आएगा, 3 6 से कट जाएगा, 3 आएगा, 3 24 से कट जाएगा, 8 आएगा, तो x माइनस वाई कितना होगा 8। लेकिन अभी हम श्योर नहीं है, ये वैल्यूज यहाँ रख के देखो। यदि ये 6.5 आ जाता है तो कंफर्म हो जाएगा। यदि यहाँ रखेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, वो इससे कट जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पर रखेंगे ना x प्लस वाई का मान 12 रखेंगे तो 2 आएगा, यानी ये बचेगा 4.5। 4.5 का मतलब 9/2, 9 4 से कटेगा 36, 4 दूनी 8 आ गया, यानी कंफर्म हो गए। अब क्या पूछा गया? अब शांत जल में नाव की चाल पूछी गई, दैट मीन्स y पूछा गया। y निकालने के लिए दोनों को घटाओ, 2 से भाग लगाओ, 4 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइनली आंसर आ जाएगा y का मान। यानी इस तरह से हमारे पास बी इज द राइट आंसर होगा। बहुत ही विद इन फ्यू शिफ्टिंग भी इसमें लगा सकते हैं और शिफ्टिंग से भी सवाल को बनाया जा सकता है। एक बार आप कहें तो हम शिफ्टिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए शिफ्टिंग कैसे लगती है। अभी इससे पहले सवाल में आप देख रहे थे यहाँ पर कि जो x माइनस वाई है वो 24 किलोमीटर से चल रहे हैं, ठीक है। तो 24 किलोमीटर दूरी x माइनस वाई से चल रहे थे, 36 किलोमीटर दूरी x प्लस वाई से चल रहे थे, टाइम लग रहा था 6 घंटे। यही कंडीशन रिवर्स कर दें और इस बार हम 24 किलोमीटर x प्लस वाई से चलें तो टाइम लगता है 6.5 घंटे। आप एक चीज देखिए, यहाँ पर अनुकूल की परिस्थिति में हमने 12 किलोमीटर दूरी कम चली, तो यही टाइम हमको आधा घंटा बढ़ के लगने लगा। पहले अनुकूल हम चल रहे थे 36, अब अनुकूल चल रहे हैं 24। तो अनुकूल में मैंने जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर कम की, जिसकी वजह से हमें आधा घंटा ज्यादा लगने लगा, जिसकी वजह से हमको आधा घंटा ज्यादा लगने लगा। अब आप मुझे बताइए, यदि हम पूरी की पूरी 3600 इसको चलवा दें तो कितना टाइम लगेगा? यदि हम पूरा का पूरा 36 यदि हम इसको चलवा देंगे तो हमारा टाइम जो हमको ज्यादा लगेगा वो लगेगा 1.5 घंटे, 3/2। तो यदि अब आप देखना 1.5 घंटे ज्यादा लगेगा। मेरी बात अब समझ में आ रही है? 1.5 घंटे ज्यादा लगेगा, यानी अब लगेगा 7.5 घंटे। 7.5 घंटे लगेंगे। और अब ये 24 नहीं, ये 3600 यही चलवा रहे हैं, मतलब 36 भी अब इसी को दे दिया हमने। तो अब चलवा रहे हैं हम कितना, 60 किलोमीटर x माइनस वाई की स्पीड से, और लग रहे हैं अब टाइम 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब 7.5 घंटे मतलब 15/2, 1.5 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो ये कितना आ गया? यहाँ से देखेंगे x माइनस वाई का मान 8 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं? अब जब यहाँ पर 8 आ गया तो यहाँ रखोगे 3 उधर से घटेगा तो 12 आ जाएगा x प्लस वाई। आप देख पा रहे हैं कि शिफ्टिंग से इस तरह से। अच्छा, शिफ्टिंग लगती कब? शिफ्टिंग तभी लगती है जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट। यहाँ भी देखो कितना 24 36 आप देख पा रहे हैं। यहाँ भी हम जो चल रहे हैं वो भी 50 चल रहे हैं, और यहाँ भी कितना चल रहे हैं, सॉरी 60 चल रहे हैं, और यहाँ भी हम 60 चल रहे हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तभी शिफ्टिंग लगाते भी हैं, ये बात और ध्यान रखना। डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है तभी शिफ्टिंग लगता है। मेथड्स बहुत है सवाल को करने के, बशर्ते आप समझ आ जाए, आपको जो अच्छा लगे वही मेथड सही है। इसको कैसे करोगे? 72 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत बताओ। देखो ऐसे सवालों में हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर हानि, जिसके बराबर हानि हो रही हो उसको उसकी वैल्यू लेट किया करो। तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो माना प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मानोगे? 1 रुपए मानो, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यदि यहीं पर यह लिखा होता कि क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो आप क्रय मूल्य मानते 1 रुपए। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो आप मुझे बताओ 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, इसका मतलब हानि कितने की हो रही है? 9 रुपए की। यदि हानि 9 रुपए की हो रही है और 72 वस्तुओं को बेचा होगा तो 72 वस्तुओं को बेचने पर उसको रुपए कितने मिले होंगे? एक वस्तु को बेचने पर 1 रुपए मिलता है, तो 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 रुपए मिले होंगे।
लेकिन यदि आपको हानि परसेंटेज निकालना है तो हानि परसेंट सीपी पर निकलता है, हानि तो पता है आपको कितना है 9। अच्छा एक बात बताओ, 72 रुपए जब उसने बेचे, 72 रुपए जब उसको मिले, तब उसको ये लगा कि वो वस्तु पे हमको 9 रुपए की हानि हुई है, मतलब वो वस्तु की खरीद कीमत कितनी थी 81। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? इस वस्तु का जो सीपी होगा वो कितना होगा 81 रुपए, तभी तो 81 रुपए खरीद थी, 72 में बेचा, 9 की हानि मिली। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो अब 100 पे निकालेंगे तो 1/9 इधर फ्रैक्शन आई, 1/9 की फ्रैक्शन आप अच्छे से जानते हैं 11 सही 1/9 होती, नहीं पता तो 100 का इसमें गुणा कर लो, पता चल जाएगा आपको। तो फाइनली कितना आ जाएगा 11 सही 1/9% आ जाएगा। और इस तरह से ये फाइनली सवाल हमारे ख़त्म होते हैं। थोड़ा इसको हमने तेज़ रखा है, मुझे पता है कि आपने यदि हमारे प्रॉपर वीडियो देखे हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये बहुत ही बेसिक सवाल हैं, बहुत ही छोटे सवाल हैं, समझ आ रहा है? इन सवालों को यदि आप अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, वीडियो को 2 बार देखिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।